कहा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन न्याय संगत ऊर्जा समाधानों की दिशा में हरित ऊर्जा कूटनीति के नए युग की करेगा शुरुआत। फुटबॉल में मालदीव में सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज 7 बार के चैंपियन भारत की नेपाल से होगी भिड़ंत। 12वीं बार टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने में रही कामयाब, वहीं नेपाल ने पहली बार फाइनल तक का सफर किया तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार दौरे के दूसरे दिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से अंडमान निकोबार के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम देकर उन्हें श्रद्धांजलि देने और युगों युगों तक संजोने का काम किया है। देश को आजादी दिलाने के लिए आजादी हिंद फौज की रचना करी, रेडियो स्टेशन बनाया और इसी द्वीप पर आजाद हिंद फौज के द्वारा स्थापित किए हुए स्वतंत्र भारत की सरकार की घोषणा जापान ने कर इसको मान्यता दी। क्या सुभाष बाबू की ये देशभक्ति को हम दोयम स्तर का दर्जा दे सकते हैं? मोदी जी ने जो फैसला दिया है उनके लिए सिक्का निकालने का, उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस करने का, उसी स्थान पर तिरंगा फैलाकर सुभाष बाबू की स्मृति को युगों तक संजोने का, इस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम देकर उनके कर्तृत्व को श्रद्धांजलि देने का आने वाले दिनों में भारत की कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को नहीं भुला सकेगी और न भुलाना दीजिए। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहां की हवाओं में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का संदेश घुला मिला हुआ है। उन्होंने देश के युवाओं से अंडमान आकर आजादी के इस तीर्थ स्थल को देखने का आह्वान भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हाँ, आते ही एक अलग प्रेरणा की अनुभूति होती। यहाँ की हवाओं में आज भी वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश घुला मिला है, आज भी जरा भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। मेरा देश भर के युवाओं को अनुरोध है कि एक बार अंडमान निकोबार जरूर आइए और आजादी की लड़ाई के तीर्थ स्थल को यहां आकर जरूर देखिए। और इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर एक पौधा भी लगाया। साकार उस द्वीप में केंद्रीय गृह मंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई द्वीप के साथ शहीद द्वीप इको टूरिज्म परियोजना और स्वराज द्वीप पर जल हवाई अड्डा परियोजना के साथ तमाम विकास परियोजनाओं का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा भी लिया। मोदी सरकार अंडमान निकोबार के द्वीपों पर कई सुविधाओं को विकसित कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा देश विदेश के पर्यटक इन द्वीपों पर आ पाएं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आज 37वां स्थापना दिवस है। गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने अपनी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया। पैरामोटर के साथ आकाश में भारतीय ध्वज तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डियों के संतरी को देख टीम कमांडर ने K9 को संतरी न्यूट्रलाइजेशन के लिए भेज दिया। और समारोह को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एनएसजी का अहम योगदान रहा है। पूरा देश आप सभी को बहुत आशा और विश्वास के साथ देखता है। सभी देशवासियों के हृदय में आपके प्रति जो गौरव का भाव है, उसका मूल कारण हर पल, हर परिस्थितियों, हर चुनौती में देश के लिए जीने और मरने की आपकी ललक है। यही आपके जीवन का संदेश भी है। 37 साल के इतिहास में जो भी कार्य आपको सौंपा गया, वह आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है, जिससे अपना भारत सुरक्षित भी है और देश में शांति का वातावरण भी। नित्यानंद राय ने कहा कि देश पर बुरी नजर रखने वालों को ये पता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देश की सफल विदेश नीति से देश को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, इसके भी कई पहलू स्थापित किए गए हैं और एनएसजी उस पहलू का भी एक बड़ा हिस्सा है। आंतरिक सुरक्षा के विषय में हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी किस प्रकार से सजग और तत्पर रहते हैं, यह भारत ही नहीं दुनिया भी जानती है। और अपने देश पर बुरी नज़र रखने वालों को यह पता है कि अगर हम बुरी नज़र डालें इस देश पर या उस प्रकार के आतंक गतिविधियों में सम्मिलित हुए तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और हाल के वर्षों में वह भुगता भी है और वह परिचित ही हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नागपुर में सीआरपीएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस दौरान जवानों ने रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। साइकिल रैली को नागपुर के मेयर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साइकिल रैली गढ़चिरौली से गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। इस दौरान डीआईजी सीआरपीएफ ने कहा कि रैली का मकसद लोगों को ये संदेश देना है कि हमें जो आज़ादी मिली है इसको और मजबूत करने के लिए हमें अधिक योगदान देना है। हम इस रैली के माध्यम से सभी भारतवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमको ये जो आज़ादी मिली है और आज हम इसका 75वां साल मना रहे हैं, इसको बनाए रखने के लिए और इसको आगे और मजबूत करने के लिए हम सभी को बहुत योगदान देना पड़ेगा। हम लोग जिस भी स्फीयर में हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको अपना सबसे ज़्यादा वहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम जब करेंगे तभी हमारा देश और बढ़िया होगा और मजबूत बनेगा और हम लोग जो है इस पूरे विश्व में एक सुपर पावर के नाम से जाने जाएंगे। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 97,23,77,000 की से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 8,36,000 से अधिक टीके दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 15,981 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 17,861 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.08% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,01,632 हुई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.44% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.73% हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ दो अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकवादी मारे गए। ये दोनों हाल में एक पुलिस अधिकारी और एक नागरिक की हत्या में शामिल थे। पहली मुठभेड़
कल पुलवामा जिले के वहीबग इलाके में हुई, जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी शाहिद बशीर शेख मारा गया। श्रीनगर के बेमिना इलाके के हमदानिया कॉलोनी में हुई दूसरी मुठभेड़ में आतंकी तंजील अहमद मारा गया। ये दोनों आतंकी 12 सितंबर को श्रीनगर के खनियार इलाके में पुलिस सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ और श्रीनगर में ही एक नागरिक की हत्या में शामिल थे। दोनों मुठभेड़ स्थलों से एक AK-47 राइफल सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आज 37वां स्थापना दिवस है। भारत के सुरक्षा तंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अहम भूमिका है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। NSG आतंकवादी गतिविधियों और अपहरण विरोधी क्रियाकलापों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सहयोग करती है। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए इस बल का उपयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस पर बल के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और आप सभी के परिजनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। NSG किसी भी चुनौती के विरुद्ध अदम्य साहस, कौशल का पर्याय है। आतंकवादी इरादों को विफल करने में आपकी भूमिका पर देश को गौरव है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे बहादुर NSG कर्मियों को उनके 37वें स्थापना दिवस की बधाई। NSG आतंकवाद से निपटने के लिए एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षित बल है। NSG ने अपने आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से 24 अक्टूबर को अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। आप देश के किसी हिस्से में हो रहे बेहतर काम की जानकारी या कोई सुझाव हो तो आप भी अपने सुझाव इस कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए आप नमो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा @mygov इंडिया पर सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा अपना मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए 1800117800 डायल कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज तिरुमाला मंदिर में भगवान बालाजी के दर्शन किए। मंदिर के सदस्यों ने डॉक्टर एल मुरुगन का स्वागत किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका की यात्रा के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास से मुलाकात की। बैठक में दोनों ने कोरोना महामारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने कोविड-19 संकट का सामना धैर्य के साथ किया। साथ ही भारत ने कोविड के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। निर्मला सीतारमण ने आर्थिक मदद के लिए विश्व बैंक के कार्यों की सराहना की। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस कार्य समिति के लगभग सभी सदस्य और आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित हो सकता है। कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के असंतोष को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। भाजपा ने आज हुई कांग्रेस की बैठक को परिवार बचाओ मीटिंग करार दिया है। आज दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह मीटिंग सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन है। वहीं गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में अपनी विफलताओं को छुपाया जा रहा है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यह CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी कम है और PBWC परिवार बचाओ वर्किंग कमेटी की बैठक ज्यादा लगती है। यहां पे म्यूजिकल चेयर भी होता है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं यहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन भी होता है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, पर कांग्रेस चुप रहती है। भाजपा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि
आंदोलनों से आम आदमी को दिक्कत ना हो, भाजपा ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में है। भाजपा ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब के कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सजा का प्रावधान है, जिसे कांग्रेस सरकार ने हटाया नहीं है। जब आपको सूट करे, जब आपको लगता है कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो आप किसानों की बात उठा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हनुमानगढ़ में हुआ, राजस्थान में। कांग्रेस शासित राज्य है, आपने जो अपना वक्तव्य दिया कुछ इस पे चर्चा नहीं हुई। ऐसा क्यों है सोनिया गांधी जी? भाजपा ने आरोप लगाया है कि सबसे अधिक दलितों की हत्याएं और उन पर अत्याचार कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही हो रहे हैं, लेकिन आज की इस मीटिंग में कांग्रेस ने एक बार भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। बड़े दुख की बात है कि दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आते हैं तो वो कांग्रेस शासित राज्यों से आते हैं। आज एक उम्मीद थी कि जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक दलित भाई को पीट पीट कर मार दिया गया, विभत्स हत्या की गई। आप तो अगर अपने आप को एक बड़ी पार्टी और विपक्ष में अहम भूमिका पे बैठे हुआ दल मानते हैं, तो क्या दलित समाज के जो सदस्य हैं उनको जब आपके प्रदेशों में मारा जाता है तो आप उस पे कुछ नहीं कहेंगे? और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अब जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें कमाल के सुधार किए गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी के अलावा कई दूसरी भारतीय भाषाओं में शुरू हो रही है। तमाम राज्य अगले शैक्षणिक सत्र से अब हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला समेत कई अन्य भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित यह है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब तक इस संस्थान में केवल अंग्रेजी भाषा में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक अगले सत्र से यहाँ हिंदी भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। यूनिवर्सिटी में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष की पढ़ाई इस साल से हिंदी में शुरू होगी। कई लोगों के मन में शायद एक घर गया है कि जो टेक्निकल पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही हो सकती है, वो अपनी मातृभाषा में नहीं हो सकती। और कई लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं, तर्क देते हैं कि भाई किताबें नहीं हैं या लिटरेचर नहीं है। लेकिन अगर किताबें, लिटरेचर जापानीज़ में और जर्मन में अवेलेबल हो सकता है, रशियन में अवेलेबल हो सकता है, तो क्या अपनी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं अवेलेबल हो सकता? तो मुझे लगता है कि जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें एक बड़ा बदलाव इस तरफ गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब छात्र अपनी मातृभाषा में भी पढ़ना लिखना कर सकते हैं, खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाई में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही देने की बात कही गई है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप ही देश के कई तकनीकी शिक्षण संस्थानों ने मातृभाषा में
इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने का निर्णय लिया है ताकि अंग्रेजी भाषा की जानकारी के अभाव में कोई भी छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित ना रहे। 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल से 6 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी विकसित किया है, जिसके माध्यम से प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों को इन भाषाओं में अनुवाद करने का काम पूरा किया जा चुका है। शुरुआत में 8 भाषाओं में करने की हमारे यानी क्या रोल दिया गया था, उसको बढ़ाते हुए हमने 11 भाषाओं में करने का अब निर्णय लिया है और वो हो रहा है। और ये करने के लिए जो ट्रांसलेशन करने के लिए जो बहुत समय लगता है उसको कम करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल का निर्माण किया और ये बहुत ही बेहतरीन ट्रांसलेशन टूल हुआ है, जिससे 80 से 85% उसका ट्रांसलेशन एक्यूरेटली हो जाता है। मातृभाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER को सुधारने में मदद मिलेगी, जो फिलहाल करीब 27% ही है। साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के, गांव कस्बों में रहने वाले और दलित आदिवासी समुदाय के होनहार छात्रों को होगा। मातृभाषा में पढ़ाई से इन छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही इनकी प्रतिभा और इनके सामर्थ्य के साथ न्याय भी होगा। निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। बाढ़ ने बचाई तबाही, गांव में तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तू जी, एक चम्मच अमूल घी, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तू जी, एक चम्मच अमूल घी, जस्ट एक चम्मच अमूल घी। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डेविड एमएस की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। डेविड एमएस घटना के चुनाव समय अपने चुनावी जिले में मतदाताओं के साथ एक चर्च में मीटिंग कर रहे थे। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। एसेक्स पुलिस ने कहा है कि अधिकारियों को ली ऑन सी में शुक्रवार दोपहर चाकू से हमला किए जाने के संबंध में सूचना मिली थी। आरोपी से चाकू बरामद कर लिया गया है। डेविड एमएस पहली बार 1983 में बेसिलेडन से सांसद चुने गए थे। पेरू में कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड की बूस्टर डोज दी गई है। पेरू के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज काफी प्रभावशाली साबित हुई है, लेकिन बूस्टर डोज स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा। पेरू में कोरोना से अब तक 1,99,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। और वहीं दुनिया भर में आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में भूख की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे पूरी दुनिया में से भूख का उन्मूलन किया जा सके। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम सेहतमंद कल के लिए अभी खाना सुरक्षित रखें है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के प्रस्ताव के बाद 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस घोषित किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
News.